निजी क्षेत्र की भागीदारी, साझेदारी को और ज़्यादा बढ़ाना होगा और मिल करके पॉलिसी बनानी होगी ताकि निजी क्षेत्र का भरोसा यहाँ पे जुटे। ये एक मुद्दा है जिस पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर के दोनों प्रतिनिधि हमारे साथ, उनके पास आऊँगा। लेकिन एक सवाल मैं राजीव कुमार सर आपसे पूछ लूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूँगा कि अभी एक सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि डिमांड कैसे बढ़ाई जाए इकोनॉमी में। जीएसटी कट किया गया, जीएसटी कट के बाद डिमांड दिखा भी, लेकिन अभी भी जिस लेवल का डिमांड चाहते थे सरकार, जिस लेवल का डिमांड चाहिए नए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आ नहीं पा रहा है। उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी लक्ष्मण, बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा, अच्छा बड़ा मुद्दा है। और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, जिसको हम लोग के एग्रीगेट डिमांड है, वो दो तरीक़ों से आती है। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से आती है और दूसरा एक्सटर्नल डिमांड मतलब एक्सपोर्ट से आती है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने के जो तरीका है, वो जो पुख्ता तरीका है वो है रोज़गार बढ़ाना, क्योंकि अगर रोज़गार बढ़ता है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, उसकी वजह से फिर आगे एक इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है। एक तो वो तरीका है। दूसरा, उसी में उस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के तरीके हमें ढूंढना चाहिए। मैंने आपको टूरिज़्म का उदाहरण दिया था, वो बहुत ही सटीक चीज़ है जिसको आप बढ़ा सकते हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट फ़ौरन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ेगी। इतने बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसमें जिसकी कोई बेइंतहा लिंकेजेस हैं। इसी तरह से रियल इस्टेट की तरीका है। अगर आप ज़मीनें प्राइवेट सेक्टर को मुहैया कर दें कम दामों पर, ना कि बेहिसाब जो आपके पास हैं ज़मीनें उनको मुहैया कर दें और उस पर रियल इस्टेट बनाएं, रेजिडेंशियल हाउसिंग और कमर्शियल, तो उससे भी उसके कम से कम 150 बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं और उससे डिमांड हर चीज मटीरियल्स की भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट की भी बढ़ेगी। तो एक तो ये तरीका है। तो इसमें जीएसटी काटने से या और टैक्स करने से वो फ़ायदा नहीं है। आपको अपने देश का जो इन्वेस्टमेंट है, मगर और इसमें भी वही चीज़ है कि निजी क्षेत्र को कैसे प्रोत्साहन दीजिए कि वो ये टूरिज़्म और रियल इस्टेट में आगे बढ़े। मैं बहुत स्पेसिफिक आपको जो है वो सुझाव दे रहा हूँ। यही तरीका, निर्यात के बिना हम लोग नहीं चल सकते। ये मान लेना कि हम जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमी हमेशा बने ही रहेंगे और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती रहेगी, ये गलत है। अब अभी इस समय करेंसी डिप्रिशिएटेड है, हमारे को अच्छा मौका है, मगर इसको करने के लिए हमें बहुत केयरफुली 2, 3, 4 सेक्टर चुनना पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 14 सेक्टर से काम नहीं बनेगा। 2, 3, 4 सेक्टर चुन लीजिए, उसमें देखिए कि कहाँ पर आपकी बाज़ारें हैं, क्या आपको करना है उसमें कम्पिटिटिव लाने के लिए, और फिर वही निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उसको प्रोत्साहन देकर सरकारी रेगुलेशंस और जो बहुत सारी रुकावटें उनको हटाकर उन 4 सेक्टर्स में आप अपना निर्यात बढ़ाइए और टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें वर्ल्ड ट्रेड का ये परसेंटेज हमें इसमें हासिल करना है। चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, या वो लेदर प्रोडक्ट्स हों, या वो ऑटो कंपोनेंट्स हों, या टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स हों, आप कोई भी ऐसा चुन लीजिए जिसमें कि आप करने के काबिल अपने आप को समझते हैं। इन 2 चीज़ें करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तभी जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। मगर लक्ष्मण, एक चीज़ बस और है, इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर तो निर्भर है ही है, मगर वो बहुत ज़्यादा निर्भर है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी पर। लोगों को समझ नहीं आ रहा, लोगों को डर लगने लगा है कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा। वो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को हमें आमूल चूल उसको हटाना है, तब जाके निवेश हो पाएगा। बिल्कुल, ये अनिश्चितता हट जाएगी, खासतौर से ऐसे माहौल में जब दुनिया में बाकी जगह निश्चितता है, वहाँ पे हम लोग एक आश्वासन दे देंगे कि हम लोग स्थायी तौर पे ये पॉलिसी इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, रेगुलेशन लेके चल रहे हैं, तो एक बड़ा भरोसा निवेशकों के बीच में आएगा। लेकिन एक चीज़ और जो आपने बड़ा सही कहा कि डिमांड बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय करने होंगे, चुनिंदा सेक्टर को चुनना होगा। हर सेक्टर में आप अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे संभव है नहीं। ये विनोद शर्मा साहब, आपके हिसाब से 4 सेक्टर कौन से होने चाहिए? मेरा थोड़ा स्वार्थ है इसमें। मेरा अपना सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और काफी समय से सरकार के प्रोत्साहन के बाद अब हमने देखा कि हम बहुत ज्यादा जिस चीज में इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। इनफैक्ट एक समय ऐसा लग रहा था कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आयात है वो
तेल के आयात से भी बढ़ जाएगा, उस पर कुछ लगाम हम लगा पाए। और जो राजीव जी ने बात कही वो बिल्कुल इसी क्षेत्र में मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़े निर्यात भी की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें एक ज्योग्राफिकल मैपिंग करने की जरूरत है, कुछ प्रोडक्ट मैपिंग करने की जरूरत है। और हाल में जो हुआ है, जो कि किसी नीति से नहीं हुआ मेरे ख्याल से, जो डॉलर एक तरह से, जो रुपया बहुत गिरा है, इससे भी निर्यात को एक्चुअली काफी प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन ऑफकोर्स हमारे जो कॉस्ट है जो आयात की तरफ से, वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो पॉलिसी भी है, हम रुपये को कितना सपोर्ट करेंगे, मेरे ख्याल से आज भी जो हमारा मानना है, और मेरे इकोनॉमिस्ट दोस्त बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हमने जो सपोर्ट किया हुआ है आर्टिफिशियल, ये भी हमको कुछ जो टैरिफ्स को हम नलिफाई कर सकते थे, उसमें कुछ मिटिगेशन हो सकता था, वो हम पूरी तरह से नहीं कर। और दूसरा जो हमेशा मैं कहूंगा, एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस लाने की जो जरूरत है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं और कई लोगों ने उसके बारे में बात की। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा केवल इंडस्ट्रियल वर्कर हॉस्टल का। 2 या 3 बजट पहले इसकी बात की गई, अगेन बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। जमीन की बात की गई, उद्योग जहां पर नहीं चल रहे हैं आज, उनको ही हम एक पॉलिसी दे सकते हैं। तो अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते तो इस फैक्ट्री एक हॉस्टल बना दें, ताकि वहां के आसपास के वर्कर वॉक टू वर्क कर सके। अब केवल अगर हॉस्टल पास में है और वर्कर को आने जाने की सुविधा है, वो पैदल उधर तक आ सकता है, उससे ही उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। हम देखते हैं कि हम में से कई लोग आज लगभग 45 मिनट से 1.5 घंटा खर्च करते हैं केवल अपने काम तक पहुंचने में और वापस आने में। ये न केवल इससे बढ़ता है, इससे कॉस्ट बढ़ता है, इससे हम फैटीग महसूस करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। ऐसे बहुत सारे विशेष रूप हैं। मैं इस बजट में अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा काम करें, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की पहले बात हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड की बात हुई, तो इन पे अब जरूरत है कि हम ये सारों को जमीन पर उतार सकें, ताकि सारी इंडस्ट्री और विशेषकर एसएमईज इसका लाभ उठा सकें। तो ये एक बड़ा हुआ कि कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे विनोद कुमार साहब आप? जी, इनफैक्ट 2 बड़ी बातें हैं जो राजीव सर ने भी कही, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में जो क्रेडिट गैप है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही, तो करीबन 25 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है। और एक्सचेंज से जुड़ी हुई बात करता हूं, हम लोग ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट करी है कि हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड स्टेट लेवल एसएमई एक्सचेंजेस होनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई वायबिलिटी गैप फंडिंग करे सेंटर, जिसमें मे बी 50 करोड़ की या 100 करोड़ की, ताकि लोग उनके स्टेट में ही, क्योंकि स्टेट में उनको ऑलरेडी लोग जानते हैं, स्टेट में ही क्राउड फंडिंग, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इन एसएमई शेयर्स एंड ऑल दैट दे कैन डायरेक्टली डू। तो हमको ऑटोमेटिकली जो हम लोग हमारा रिलायंस है ऑन बैंकिंग एंड अदर थिंग्स, दैट विल कम डाउन। पहली बात। दूसरी बात, जब आप देखते हैं एक्सपोर्ट कैसे बढ़ने वाला है हमारा, एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब हमारे 10 करोड़ में से 2 करोड़ लोग एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। और उसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। देखिए, $100 बिलियन का ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग 100 ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हम पूरे भारतवर्ष में बनाए और प्रायोरिटाइज करें कि 2 टायर 3 टायर सिटीज जहां पे एमएसएमई क्लस्टर्स हैं, वहां पे करें, वहां पे शेयर्ड वेयर हाउसिंग बनाए, कस्टम्स के कियोस्क बनाए, और मैं आप लोग को बोल सकता हूं कि करीबन 80 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे डायरेक्टली बाय कनेक्टिंग आवर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस विद वर्ल्ड मार्केट्स। सो कहीं कुछ चीजों में हमको फोकस करना पड़ेगा। और राजीव सर ने बिल्कुल सही बात बताई कि we have to narrow our focus on 2 or 3 things that are achievable, and in that micro small medium enterprises have a very very big role. हर देश हर सेक्टर में तो आगे बढ़ नहीं सकता ना, हर देश की अपनी खूबियां हैं, हर देश के अपने स्ट्रांग पॉइंट है, तो उस हिसाब से आप सेक्टर को चुनिए, उस हिसाब से आगे बढ़िए। और साकेत मिश्रा साहब ने बड़ा अच्छा कहा भी था पिछले सवाल के जवाब में कि असेंबलिंग को बुरा क्यों मानना। अब एक एप्पल का फोन है, वो 28 देशों में बन रहा है तो बन रहा है भाई, कोई कहीं पे
चार्जर बन रहा है, कहीं पे केबल बन रहा है, कहीं कैमरा बन रहा है, कि बॉडी बन रहा है, सब कुछ हम क्यों बनाएंगे। हाँ, ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हम अपनी हिस्सेदारी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इस पर फोकस करना चाहिए यहाँ पे। साकेत मिश्रा साहब, एक सवाल आप ही के पास लेके आ रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हट के जाऊँ, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कर ली इकोनॉमिस्ट के तौर पर, इंडस्ट्री के तौर पर, इन्वेस्टर के तौर पर, लेकिन बजट में आम लोगों की बड़ी उम्मीदें टिकी रहती हैं। इस बार लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, इस बार तो हम इनकम टैक्स में राहत देंगे नहीं, उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो दे दिया था। तो मेरा सवाल यह है कि भाई, लोगों को सीधे तो पैसे दे दीजिए पॉकेट में, बाकी रोजगार इन्वेस्टमेंट तो आता रहेगा। सीधे पैसा देंगे, सीधे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री अपने आप पैसा लगाएगी। ये भी एक थ्योरी है। लक्ष्मण जी, ये थ्योरी 6 महीने में काम करती है, उसके बाद रुक जाती है। और इसकी वजह से वही ऊर्जा और वही कैपिटल अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट में लगाएं और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन करने में लगाएं तो जरूरी है। एक और चीज मैं, क्योंकि टैक्स की बात आपने की, तो मैं इस पे जरूर कहूंगा कि जो राजीव कुमार सर ने भी कहा कि हम लोग कैपिटल शॉर्ट कंट्री हैं और बाहर का एफडीआई गिर रहा है। वोडाफोन हम लोग के गले पे 7 साल तक जकड़ रख करके रखा था। सच क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर का इन्वेस्टर ये देखता है कि अगर रेट्रोएक्टिव टैक्स इम्प्लीकेशन होती है तो रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न जो उनको चाहिए वो बढ़ती है। हाल के सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट का जजमेंट फिर से मॉरिशस को लेकर के हुआ है, इसने फिर से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का रिस्क बढ़ा दिया है। कहीं कहीं सरकार को समन्वय बनाने की जरूरत है कि बिल लिखना इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर एक नीति बना रहे हैं तो उस नीति को समय के साथ ये नहीं हो सकता कि 5 साल बाद आप उल्टा कर दें, बदल। हाँ। निवेशक फिर उसको याद रखता है अगले 15 साल तक। हाँ, चूंकि जो निवेशक आपकी नीति के आधार पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के बाद तो रिटर्न ही उसका मिलना शुरू होता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, और इस बीच आप नीति ही बदल देंगे तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट पानी में गया। अनुज गुप्ता साहब, ये कंसर्न है एक बड़ा। आपने अभी बोला भी कि कॉमन मैन को क्या मिलेगा बजट से, तो मेरे ख्याल से एक मेरा आइडिया है जो कई चीजें डिस्कस हुई उनको लेके, कि अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करनी है तो सबसे बड़ा उसका पहलू है कि उनकी प्राइवेट कैपिटल को कैसे लेके आए और उसको कैसे आगे बढ़ाए। और एसेट मोनेटाइजेशन की काफी बात हुई। मैं खुद 10 साल सरकार में रहा, मैंने काफी एसेट मोनेटाइजेशन देखी जो हुई और काफी वो भी देखी जो नहीं हुई। तो इसमें एक आइडिया है कि अब क्यों ना एक होल्डिंग कंपनी बनाए सारे पीएसयूज की, जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी को आप डिसइन्वेस्ट करें कि 49% मार्केट को दे और 51% सरकार का रहे, और जो 51% इक्विटी है वो सरकार की, वो होल्डिंग कंपनी में डाले और उस होल्डिंग कंपनी का अगेन 49% मार्केट में बेच दे। तो उससे होल्डिंग कंपनी का आइडिया आया था, होल्डिंग कंपनी का आइडिया एसेट मोनेटाइजेशन में आया था। कॉमन मैन के लिए कुछ बोलना है तो बोल दीजिए कि शो का समय खत्म हो रहा है, हमारे पास 30 सेकंड बचे हुए हैं। कॉमन मैन के लिए अगर वो कंपनी, होल्डिंग कंपनी का नाम रखो इंडिया, उसका टिकर पे नाम हो इंडिया, वो इन्वेस्टर को दो कि आप इन्वेस्ट करो भारत के फ्यूचर में, आपको बहुत कैपिटल मिलेगी और इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेंगे।